नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग जो है साइंस का जो है सेट नंबर 138 को करेंगे। उससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तथा अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक, टेलीग्राम चैनल पर जो है इसका पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक ना। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके पिछला वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कहता है। देखिए पहला प्रश्न कहता है कि जब लाल नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तो प्रकाश का रंग कैसा होता है। ठीक, देखिए कौन कौन रंग है, तो लाल है, हरा है और नीला। देखिए लाल, हरा और नीला कैसा है, तो ये कैसा है, तो ये आपको प्राथमिक रंग है। ठीक नहीं कि जब सारा प्राथमिक रंग मिलता है तो वो कैसा रंग बनता है, तो आपको श्वेत बनता है, यानी कि सफ़ेद रंग बनता है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सफ़ेद रंग। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि समान फोकस दूरी वाले कांच के दो लेंस जिसमें से एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस है तो एक दूसरे को सटाकर रख दें तो इस युग्म का व्यवहार क्या होगा। ठीक, देखिए कांच का यानी कि समान फोकस दूरी का है। ठीक ना, कांच का बना हुआ है दो लेंस, एक कौन है, तो उत्तल लेंस और एक है अवतल लेंस। देखिए उत्तल लेंस का क्या होता है कि उत्तल लेंस जो है इसका फोकस क्या होता है आपको, तो पॉजिटिव होता है। ठीक, और अवतल लेंस का फोकस होता है नेगेटिव। ठीक, देखिए जब इस दोनों को जो हम सटा करके रख देते हैं तो क्या हो जाता है कि दोनों के जो सटता है तो इससे क्या होता है कि इसमें जो है ना आपको जीरो प्राप्त होता है, जिसका संयुग्मन क्या होता है, तो जीरो होता है। जिससे क्या होता है कि एक जो है ना ये सिंपल ये समांतर कांच के चादर के भांति ये कार्य करता है। ठीक ना, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि कांच की समतल चादर की भांति ये कार्य करता है। ठीक, कि अगला प्रश्न है कि कैमरे का द्वारक और कपाट गति का निम्नलिखित में से कौन सा संयोग जो है अधिकतम उद्भासन होने देगा। ठीक, तो ये समझ देखिए कौन है कि देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आपको एफ 22 और 1/6 16, तो यही है इसका सही उत्तर। ठीक, तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्न में से किस भाग की तुलना की जा सकती है। यानी कि आंख का जो रेटिना है, जो परंपरागत कैमरा जो है उससे किस भाग से इसको तुलना किया जा सकता है, तो ये आपको फिल्म से तुलना किया जाता है। क्यों, देखिए जो आंख का जो रेटिना होता है इस पर प्रतिबिंब बनता है, उसी प्रकार जो कैमरा में किससे प्रतिबिंब बनता है, तो ये फिल्म पर ही प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। देखते हैं परिघटना एक में दिया है कि गोधूली से सूर्य का आमाप। ठीक है, नहीं कि गोधूली से जो सूर्य का आमाप होता है। और ठीक है, अब दो में दिया है कि उष्ण काल में सूर्य का रंग, तीन में दिया हुआ है कि उषा काल में चंद्रमा का दिखना, चार में दिया हुआ है कि आकाश में तारों का टिमटिमाना, पांच में दिया है कि आकाश में ध्रुव तारे को दिखाना। ठीक, देखिए इसमें कहा है कि उपयुक्त में से कौन जो है दृष्टि भ्रम है, इस में से कौन है जो कि दृष्टि का भ्रम है। ठीक, तो देखते हैं सभी को। देखिए एक में है आपको क्या है, तो गोधूली से सूर्य का आमाप। देखिए गोधूली से जो सूर्य का आमाप होता है तो ये क्या है आपको, तो एक दृष्टि भ्रम ही है। ठीक ना, तो ये सही है। दो में दिया हुआ है कि उष्मा काल में सूर्य का रंग। ठीक, तो उष्मा काल जो होता है, उषा काल यानी सॉरी उषा काल जो कि सूर्यास्त और होता है, ये सब जो क्या है आपको उसका जो रंग होता है ये किसका कारण है, तो ये जो है ना आपको दृष्टि भ्रम है। ठीक, ये भी सही है। तीन में दिया है कि उषा काल में चंद्रमा का दिखना, ये दृष्टि भ्रम नहीं है। ठीक ना, ये तो गलत हो गया। अब देखिए चार में कहा है कि आकाश के तारों का टिमटिमन, हाँ ये भी दृष्टि भ्रम है। ठीक ना, यानी कि दृष्टि भ्रम जो है आकाश के तारों का टिमटिमन क्या है, दृष्टि भ्रम ही है। अब देखिए पाँच में कहा है कि आकाश में ध्रुव तारे का दिखना, ये दृष्टि भ्रम नहीं है। ठीक, यानी कि एक, दो और चार ये क्या आपको दृष्टि भ्रम है, हमसे पूछा है कि कौन दृष्टि भ्रम है। ठीक, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक, दो और चार। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है। देखिए रेफ्रिजरेटर में जो थर्मोस्टेट होता है उसका कार्य है कि उसका जो है ना टेम्परेचर को बनाए रखना। ठीक है, उसका जो है टेम्परेचर उस समान तापमान को जो है वो बनाए रखना होता है थर्मोस्टेट का कार्य। ठीक है, अब देखिए रेफ्रिजरेटर जो होता है, रेफ्रिजरेटर में जो है खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए कितना डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तो यह होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता। ठीक, तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक समान तापमान को बनाए रखना रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है। देखिए कोई वस्तु है, ठीक है, उसका प्रतिबिंब जो मनुष्य की आंख में बनता है तो वो आपको रेटिना पर बनता है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेटिना। ठीक, तो रेटिना पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है मानव की आंख में तो कैसा बनता है, तो वो देखिए वस्तु से छोटा बनता है। क्या बनता है, तो वस्तु से छोटा तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न है कि यदि हवा का तापमान बढ़ता है और उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या है। यदि हवा का ताप बढ़ेगा ना, उसमें क्या होगा कि जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक ना। तो जलवाष्प ग्रहण जो है ना वो ज़्यादा करने लगा, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बढ़ती है, ठीक। देखिए जितना गर्म होगा ना हवा, तो उसमें जो है ना उसमें नमी धारण करने की क्षमता उतना ही अधिक होगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या होगा, बढ़ रहा है। चलिए अगला प्रश्न है कि कमरे में लगा हुआ वातानुकूलन जो होता है, यानी कि एसी जो होता है, कमरा में एसी लगाता है, ये क्या चीज़ को नियंत्रण करता है। देखिए एसी जो है ये आपको आर्द्रता और तापक्रम दोनों को ही नियंत्रित करता है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए कूलर जो है सिर्फ ये आर्द्रता को ही नियंत्रित करता है, ठीक ना, ये तापमान को नियंत्रित नहीं करता अगर कूलर के बारे में पूछता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि पारा जो है उच्च आवृत्ति के तरंगे साधारण संचरित की जाती है, यानी कि पारा जो है उच्च आवृत्ति की तरंगे साधारणतः संचरित की जाती है, तो किस में, ठीक ना। तो ये देखिए संचरित की जाती है, तो ये आपको अंतरिक्ष तरंगों के रूप में इसका संचरित किया जाता है, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जो आपको UHF तो इसका फुल फॉर्म होता है आपको अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का सामान्य तापक्रम जो होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये जो है आपको किस डिग्री सेल्सियस में किसके बराबर होता है। देखिए मानव शरीर का जो सामान्य तापक्रम 98.4 है, ये आपको होता है किसके समान, तो ये 37 डिग्री सेल्सियस के समान होता है, ठीक। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में 36.89 है, ये लगभग उसके क्रम में है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग क्या होता है। देखिए जितना भी विद्युत चुम्बकीय तरंग है उसका वेग क्या होता है कि प्रकाश के वेग के बराबर होता है, ठीक। यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग क्या होगा, तो प्रकाश के वेग के बराबर। तो प्रकाश का वेग क्या होता है, यानी कि निर्वात में प्रकाश के वेग के बराबर होगा, ठीक। तो निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक। ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। वनस्पति तेल है, ठीक। देखिए वनस्पति तेल है, ठीक। इसमें क्या हुआ है कि हाइड्रोजन को मिलाया जाता है, इससे हमको क्या प्राप्त होता है, तो इसमें वनस्पति घी प्राप्त होता है, ठीक ना, वनस्पति घी प्राप्त। इसे ही क्या कहते हैं आपको, तो यानी कि वनस्पति तेल में जो है ना आपको हाइड्रोजन मिला है, तो इसको कहते हैं हाइड्रोजनीकरण, ठीक ना। इससे वनस्पति हमको घी प्राप्त हुआ। इसमें देखिए उत्प्रेरक रूप में जो है आपको निकेल का प्रयोग किया जाता है, निकेल का उत्प्रेरक। अब देखिए इस पर टेम्परेचर कितना दिया जाता है, ये आपको 150 से लेकर के 180 डिग्री सेल्सियस तक देता है, ठीक ना। तो यहाँ हमसे क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा उत्प्रेरक का कार्य करता है, उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है, तो निकेल करता है, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है कि एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से जो है रंग बनते हैं, वो क्या होता है। देखिए कि रंगीन टेलीविजन में जो होता है 3 आधारभूत रंग, वो होता है प्राथमिक रंग होता है, ठीक। प्राथमिक रंग कौन कौन है, तो लाल, हरा, नीला है। इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है कि 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा, ठीक ना। देखिए कोई भी जो है ना आपको टेम्परेचर का जो स्केल रहता है, जैसे फ़ारेनहाइट से आपको सेल्सियस में बदलना है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलना है, केल्विन से सेल्सियस बदलना है, इस सब के लिए जो एक फार्मूला है उसको याद कीजिए, ठीक। देखिए इसमें देखिए C-0/100 इक्वल टू K-273/373 -273। उसका देखिए F-32/212 आप देखिए R-0/80 बराबर क्या होता है, एक कॉन्स्टेंट होता है, ठीक ना। तो इसको हम याद रखेंगे तो सारा बन जाएगा, ठीक। यहाँ देखिए हमको क्या कहा है कि 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा। देखिए यहाँ से हमको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वाला संबंध को उतारना है, ठीक। यहाँ देखिए सी है तो -0, तो 0 क्या लिखेंगे, सी लिख दिए। अब बटा 100 हो गया, बराबर में क्या फ़ारेनहाइट में देखिए F-32। देखिए 212 - 32, तो 212 में से 32 जाएगा तो 180 बचता है, ठीक ना। यहाँ देखिए हमको सेल्सियस में दिया है वैल्यू, यानी कि सी की जगह पर 50 लिख देंगे, और यहाँ हमको F को निकालना है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ देखिए 0 0 कट जाएगा, ये भी 0 कट जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए F बराबर क्या होता है, तो 18×5 = 90 हो गया, 90। और इधर देखिए 32 जाएगा, इधर तो प्लस में आ जाएगा, तो 32 जुट जाएगा, कितना हो जाएगा, ये आपको 122 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है कि भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या। देखिए भारी जल जो होता है इसका रासायनिक फार्मूला होता है आपको D2O, यानी कि डिटोरियम ऑक्साइड, ठीक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिटोरियम ऑक्साइड, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय
वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने परसेंट। देखिए वायुमंडल में जो होता है सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है, तो नाइट्रोजन ही पाया जाता है, ठीक है। ये लगभग कितना होता है, तो ये लगभग 78% होता है, ठीक है। ये देखिए किस ऑप्शन दिया, तो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 78 से 79%, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, ठीक। देखिए इसके बाद कौन सा पाया जाता है गैस, तो ये आपको ऑक्सीजन पाया जाता है, ये लगभग 21% रहता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि गोताखोर के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस कौन है। थी गोताखोर जो सांस लेता है उस प्रक्रिया में जो गैस का प्रयोग किया जाता है, तो वो कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ देखिए आपको ऑक्सीजन के साथ जो है ना आपको हीलियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीजन तथा हीलियम का, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि खाने का नमक जो होता है NaCl किससे बनता है। देखिए सबसे पहले समझिए कि नमक बनता कैसे। देखिए जब एसिड जो है आपको बेस से अभिक्रिया करता है तो आपको एक क्या करता है, तो ये अपना प्रभाव को खो देता है और क्या बनता है, लवण और जल बना रहता है, ठीक है। यहाँ क्या हुआ है कि NaCl क्या है, एक प्रकार का लवण ही है, ठीक ना। तो लवण जो है बनाया तो कैसे बना, कि एसिड और बेस मिल के बना होगा, ठीक ना। देखिए जब देखिए आपको कि कोई भी परवल एसिड है, यानी कि परवल एसिड प्लस परवल क्षार मिलेगा तो क्या बनाएगा, तो ये आपको उदासीन यानी कि उदासीन लवण बनाएगा, ठीक ना। अब वहीं पर देखिए परवल एसिड रहेगा और दुर्बल क्षार रहेगा, तो यहाँ परवल कौन है, तो एसिड है, तो यहाँ आपको एसिटिक लवण बनेगा, ठीक है, कि एसिटिक साल्ट बनता है, ठीक ना। अब पुनः देखिए जब देखिए परवल क्षार रहेगा और दुर्बल अम्ल रहेगा, तो यहाँ पर जो है आपको बेसिक नेचर का बनेगा कौन, तो लवण बनेगा, ठीक ना। तो यहाँ हमको क्या कहा है कि खाने का नमक जो NaCl है किससे बनता है। देखिए NaCl क्या है, तो ये देखिए इसका जो प्रकृति कैसा है, तो ये उदासीन होता है, ठीक है। एक प्रकार का कैसा लवण है, तो ये उदासीन होता है, ठीक है। तो ये उदासीन लवण जो है ये उदासीन बना है, तो इसका मतलब क्या है कि परवल क्षार और परवल अम्ल दोनों से मिलकर बना है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या होगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से मिलकर बना है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है। देखिए ब्लीचिंग पाउडर में जो होता है उसमें देखिए क्या होता है, आपको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, ठीक है। इसे ही कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं, ठीक। तो ये जो है आपको किस ऑप्शन में दिया है, तो आपको ऑप्शन में देखिए ए में ही दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक ना। तो ये तो गलत है, ठीक। दो में दिया है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, हाँ, तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्योंकि देखिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ही कैल्शियम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहा जाता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। देखिए जो ब्लीचिंग पाउडर इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको CaOCl2 इसका रासायनिक फार्मूला होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन है, ठीक। देखिए मलेरिया देखिए जो होता है आपको प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआस होता है मलेरिया, ठीक ना। और इसको जो इसका जो होता है वाहक कौन होता है, तो ये मादा एनफ्लूएंजा मच्छर होता है इसका वाहक, ठीक। जब देखिए मलेरिया किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसमें देखिए उसका कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आपको तिल्ली या पीलिया प्रभावित होता है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं, इसमें से कौन सा रोग जो मच्छर के द्वारा नहीं होता है। ये में दिया हुआ है डेंगू ज्वर। देखिए डेंगू ज्वर मच्छर द्वारा होता है, ये फाइलेरियोसिस भी होता है और मलेरिया भी होता है, ठीक ना। लेकिन इंदिरा रोग जो होता है ये आपको मच्छर के काटने से नहीं होता है, ठीक। ये किससे होता है, तो ये आपको मक्खी से होता है, ठीक है। मक्खी कौन मक्खी, तो ये आपको सीसी मक्खी से होता है, ठीक है। ये जो है निंद्रा रोग ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। देखिए प्रोटोजोआ में कौन है, तो ये आपको ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ, ठीक है, ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि समानता गुब्बारे में जो है कौन सी गैस भरी जाती है। समानता जो है आपको गुब्बारे में या आपको हीलियम गैस भरा जाता है, ठीक। किसमें दिया है, आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है हीलियम, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि थैलीसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्न में से किससे प्रभावित है। थैलीसीमिया क्या है, कि एक प्रकार की अनुवांशिकी रोग है, ठीक। ये देखिए किसको प्रभावित करता है, देखिए थैलीसीमिया में होता क्या है, सबसे पहले ये समझिए थैलीसीमिया में क्या होता है कि इसमें जो है ना आपको हीमोग्लोबिन संश्लेषण की क्षमता जो है घट जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि शरीर में जो है ना आपको RBC की कमी हो जाता है, ठीक है, जैसे और रक्तता हो जाता है, ठीक। तो इसे थैलीसीमिया कहते हैं। ये थैलीसीमिया जो है आपको एक प्रकार का वंशानुगत रोग है, ठीक। तो ये किसको प्रभावित करेगा, तो ये ब्लड को ही प्रभावित करेगा, यानी कि RBC को प्रभावित करेगा, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्लड, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचाने के लिए। देखिए बीटा ब्लॉकर क्या है, एक औषधि है, ठीक। ये किस चीज़ को बचाता है, ये आपको हृदय घात को बचाता है, ठीक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हृदय घात, ठीक। देखिए इसका एक और काम है
कि देखिए इसका एक और काम है हाइपरटेंशन जो होता है, हाइपरटेंशन जिसे कहते हैं आपको उच्च रक्तचाप, इसको भी ये जो है ना आपको नियंत्रित करता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न था। आई होप सभी को सारा प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। आपको सारा प्रश्न अच्छे से समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को भी दबा ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे और चैनल को लाइक भी कर ले और कमेंट बॉक्स में जो है ना आप अपना फीडबैक ज़रूर दे। ठीक, और इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजेबल पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है डेली साइंस प्रैक्टिस सेट नाम से, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप पिछला वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।